दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो है कि चाइना से कैसे इंपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि चाइना से इंपोर्ट करना आसान है क्या, चाइना से बैन तो नहीं है, चाइना को कितनी ड्यूटी लगती है। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते रहते हैं सवाल। इस वीडियो में उनको हर सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ कि इंपोर्ट करना आसान है क्या, इसको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन से गुड्स के अगेन आपको ड्यूटी पेड करना पड़ता है और ऐसे कौन से गुड्स है जो बैन भी है चाइना से। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया हूं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देख के आप चाइना से आसानी से इंपोर्ट करके लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। आपके मन में सवाल होगा कि चाइना पे कौन से ऐसे गुड्स है जो बैन है, क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। तो ऐसे गुड्स है जो चाइना से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर कुछ पाबंदी लगा दी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या मिल्क प्रोडक्ट है, इसमें कुछ बैन भी रहता है या एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाती है। तो ऐसा कुछ उसमें बैन नहीं है, जो अगर 90% प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट जो होने वाला रहता है इंडिया से तो आसानी से हो जाता है, उसपे कोई भी बैन नहीं है। गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी बैन नहीं रखा है। 90% जो गुड्स है वो इंडिया से इंपोर्ट होता है। दोस्तों, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में कौन से चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है उन प्रोडक्ट में से आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से भी वो है स्मार्ट वॉच, एलईडी लाइट और मोबाइल एसेसरीज। इन प्रोडक्ट की इंडिया में बहुत सारी डिमांड है और बहुत सारा यहाँ पे चलता भी है। तो इन प्रोडक्ट को आप ध्यान में देख के ये गुड्स आप मंगा सकते हो। उसी के साथ में घर में सजाने वाले ऐसे कुछ भी इंपोर्ट होता है इंडिया में, जैसे कि होम डेकोरेट जो रहता है, जो फैंसी लाइट, गैजेट्स और फर्नीचर और किचन, इनको भी बहुत सारा इंडिया में इंपोर्ट होता है। लोग घर को डेकोरेट करने के लिए इन पे ज्यादा खर्च करते हैं। तो इंडिया से चाइना से जो इंपोर्ट होने वाला है इन प्रोडक्ट भी ज्यादा रहते हैं। इसी के साथ में दोस्तों मशीनरी भी बहुत इंपोर्ट होती है। अगर कोई नया कंपनी स्टार्टअप करना चाहता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी जो रहती है वो भी यहाँ से इंपोर्ट आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मशीनरी का भी इंपोर्ट इंडिया में होता है। उसी के साथ में दोस्तों टॉयज, जैसे खिलौने का चाइना में सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ से भी बहुत सारा जो ट्रेड करते हैं, जो नए ट्रेडर रहते हैं या पुराने ट्रेडर यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट निकालते हैं। तो टॉयज की बहुत सारी मार्केट इंडिया में चलती है, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट टॉयज का है, जो खिलौना का सबसे ज्यादा मार्केट माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप चाइना से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, अगर कुछ गुड्स मंगाना चाहते हो, उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, 3 ग्रेड, एक ही गुड्स के 3 ग्रेड में यहाँ पे गुड्स मिलता है। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट वहां से मंगाते हो या गुड्स मंगाते हो तो आप 3 ग्रेड में आपको चॉइस करना पड़ता है कि आपको कौन सा ग्रेड का गुड्स चाहिए। फर्स्ट है ए ग्रेड, जो प्रीमियम क्वालिटी वाला रहता है। ये गुड्स सबसे ज्यादा यूएसए और यूरोप में सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ए ग्रेड की डिमांड रहती है। तो चाइना से यूरोप ज्यादा ए ग्रेड वाला प्रोडक्ट रहता है, ये दोनों कंट्री को जाता है। नेक्स्ट है बी ग्रेड, ये एवरेज क्वालिटी के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। इसमें बल्क में एक्सपोर्ट होता है। वो कहाँ पे होता है? वो इंडिया में। चाइना का जो भी बी ग्रेड वाला जो गुड्स रहता है ये इंडिया में आता है होलसेल के लिए, तो इनकी बहुत सारा इंडिया में इंपोर्ट होता है बी ग्रेड वाला। नेक्स्ट है सी ग्रेड। सी ग्रेड वाला जो गुड्स रहता है वो सस्ता रहता है और मजबूत भी रहता है। लेकिन जब भी आप सी ग्रेड वाला गुड्स इंपोर्ट करते हो इंडिया में तो आपको पहले तो सैंपल ही मंगाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा गुड्स खराब हो जाता है और तो उसमें डैमेज होने के कारण वो गुड्स भी खराब रहता है। क्योंकि जब भी आप सी ग्रेड का गुड्स मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, वो क्योंकि उसका पहले सैंपल मंगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इमेजेस या फोटो मंगाते हो तो उसमें गुड्स क्वालिटी वाला ही दिखता है, क्योंकि वो फिनिशिंग रहने का वो चमकता है। तो जब भी आप सी ग्रेड वाला गुड्स मंगाते हो जो सस्ते वाला रहता है तो उसको आपको पहले उसकी क्वालिटी, उसका पहले सैंपल चेक करना चाहिए, तभी आगे की ऑर्डर आपको बल्क में देना चाहिए। क्योंकि सी ग्रेड में बहुत सारा नुकसान होता है और बहुत डैमेज प्रोडक्ट रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंपोर्ट करते हो चाइना से तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि पहले आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है कि इंडिया में कौन सा गुड्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, उसके हिसाब से आपको ऑर्डर देना पड़ता है। जैसे आप सेलर को ऑर्डर दे देते हो, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में आपको प्रोफार्मा इनवॉइस की डिमांड करना चाहिए। जैसे प्रोफार्मा इनवॉइस में उनको कहना चाहिए कि सीआईडीएफ, सीआईएफ या एफओबी में कौन से में आप इनवॉइस देने वाले हो। जैसे ही इनवॉइस आपके पास आ जाता है तो उनको पूछना चाहिए कि पेमेंट किसने लेने वाले हो, जैसे कि एडवांस, एलसी या डीए, डीपी में पेमेंट लेने वाले हो। पेमेंट होने के बाद में वो आपको कंटेनर लोड होके आपके फैक्ट्री में या आईसीडी में आ जाता है। जैसे आईसीडी में या सीएफएस में आने के बाद में कंटेनर का कस्टम क्लियरेंस करना होता है। जैसे कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस हो जाता है
उसमें आपको इनपुट ड्यूटी लगती है। जो इनपुट ड्यूटी पेड करने के बाद में आपका आउट ऑफ चार्ज हो जाता है, एग्जामिनेशन वगैरह करके उसमें आउट ऑफ चार्ज हो जाता है। जैसे आउट ऑफ चार्ज हो जाता है उसमें गेट पास कॉपी जनरेट होती है जो आपको कंट्रोल निकालने के लिए हेल्प होता है। जैसे गेट पास कॉपी जनरेट होने के बाद में उसमें आपको जो कस्टोडियन रहता है वो वहां से आपको लेना पड़ता है, वहां से लेके वो कंटेनर आपके फैक्ट्रीज में आ जाता है, आईसीडी से निकल के आपके फैक्ट्री में या वेयर हाउस में आ जाता है। ऐसे कुछ उसमें बेसिक सा प्रोसेस रहता है जब आप इंपोर्ट करते हो। तो दोस्तों ये प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है कि कस्टम क्लियरेंस के लिए या इंपोर्ट करते हो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। तो दोस्तों उसमें बिल ऑफ एंट्री में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो इंपोर्ट करते हो। तो दोस्तों उसमें पहले सबसे बड़ा तो आपके पास एक प्रॉपर्टी फॉर्म या एलएलपी फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए। कंपनी रहने के बाद में आपको बस आईसी कोड चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बिना आपका इंपोर्ट भी होता नहीं और एक्सपोर्ट भी नहीं होता है। उसके साथ में आपको जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड और ईडी कोड, ये सब डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं। उसी के साथ में दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगते हैं जो आपको कस्टम क्लियरेंस करना रहता है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि उसमें आपको सबसे पहला तो बिल ऑफ लैंडिंग लगती है, उसमें इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ओरिजिन, ऐसे कुछ उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप फूड रिलेटेड कुछ गुड्स मंगा रहे हैं तो उसमें फसाई का लाइसेंस भी लगता है, सेंट्रल वाला। उसी के साथ में अगर आप कुछ एग्रीकल्चर फूड या प्रोसेस फूड कुछ मंगा रहे हो गुड्स, उसमें आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी लगता है। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको सख्त जरूरत रहती है जब आप कस्टम क्लियरेंस करते हो, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका गुड्स पोर्ट पे भी रुक जाता है। तो इसके लिए जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो इन डॉक्यूमेंट की आपको सीएचए रिक्वायरमेंट करता है कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों कुछ प्रोडक्ट पे आपको बीआईएस या डब्ल्यूपीसी सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मंगा रहे हैं या कुछ खिलौने मंगा रहे हो तो उस पे आपको बीआईएस या डब्ल्यूपीसी सर्टिफिकेट भी जरूरी रहता है, क्योंकि इसके बिना आपका कस्टम क्लियरेंस पूरा नहीं होता है। जब आप इंपोर्ट करते हो चाइना से तो वो समुद्री मार्ग से कंटेनर आता है जब शिप पे, तो दोस्तों उसमें पैकेजिंग बहुत निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपके पैकेजिंग अच्छी नहीं रहती तो उसमें मॉइस्चर लग जाता है। अगर एक बार अगर मॉइस्चर लग गया तो पूरा गुड्स खराब हो जाता है। इसलिए आपकी पैकेजिंग मजबूत रहना चाहिए। पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए, जो 7 फ्लाई जो रहता है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कार्टन जो रहते बॉक्सेस का उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ना लगे। इसलिए ध्यान देके आपको पैकेजिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर आप उस पे जो गुड्स आ रहा है तो उसमें क्या कैसा रहना चाहिए, अगर कार्टेज में ही आपका पूरा मेंशन रहना चाहिए कि जो नेट वेट, ग्रॉस वेट, इंपोर्टर का नेम, एक्सपोर्टर का नेम, और उसमें टोटल ऊपर ही रहना चाहिए कौन से कंट्री से आ रहे हैं, तो वो भी ऊपर रहेगा तो वो समझ में आता है कि आपका प्रॉपर गुड्स पैक होके आया है। जब यहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस होता है इंडिया में तभी ऑफिसर को भी समझ जाता है कि प्रॉपर गुड्स है इसमें, वैसे समझ में आ जाता है। कस्टम क्लियरेंस करने में भी ज्यादा हेल्प होती है। जितना हो सके लेवल पे सब मेंशन रहना चाहिए। तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपके मन में सवाल रहता है कि कौन से कंटेनर में गुड्स मंगाना चाहिए, वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप जनरल गुड्स मंगा रहे हो जैसे कि कपड़े, मशीनरी, ऐसे गुड्स मंगा रहे हो तो उसको आपको ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ खाने पीने की चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर ऐसे कुछ खाने पीने की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आपको रिफर कंटेनर का इस्तेमाल करना रहता है। दोस्तों अगर आप कुछ सैंपल ही भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप उसमें एलसी का कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो या एयर कार्गो से आप सैंपल भेज सकते हो। अगर आपके पास बल्क क्वांटिटी है तो ही आप जो है इंपोर्ट करते वक्त ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए या रिफर कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सैंपल भेजना है तो आप एयर कार्गो से भी भेज सकते हो और एलसीएल कंटेनर भी मंगा सकते हो। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको शिपिंग लाइन से ज्यादा डिमांड करना चाहिए, क्योंकि इसमें डैमेज और डिटेंशन लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। जो नए इंपोर्टर रहते हैं वो बहुत सारे डरते हैं डैमेज और डिटेंशन से। तो डैमेज और डिटेंशन ये क्या है? डैमेज डिटेंशन ऐसा है, डैमेज जब तक आपका कंटेनर वहां पड़ा है तब तक आपको डैमेज लग सकता है। और डिटेंशन ऐसा है, अगर आपका कंटेनर अगर आईसीडी से बाहर या सीएफएस के बाहर ही है, अब तक वो आईसीडी में आया नहीं है एम्प्टी कंटेनर, तब तक आपको उसमें डिटेंशन लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करते हो तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें डेट का डिमांड करना चाहिए। जैसे आपको शिपिंग लाइन देती है 7 दिन या 14 दिन, तो आप ज्यादा से
ज्यादा फ्री डेट का डिमांड करना चाहिए, जैसे 14 दिन या 21 दिन की फ्री डेट की डिमांड करना चाहिए। ऐसे डैमेज और डिटेंशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको जो सीएचए रहता है आपका, जैसे आपका कंटेनर यहाँ पे आईसीडी में या सीएपीएस में आ जाता है तो उसके पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करके उनके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके देना चाहिए। जैसे आपका कंटेनर सीएपीएस में आ जाता है या आईसीडी में आ जाता है, तुरंत उसको कस्टम क्लियरेंस करके उसको इंपोर्ट ड्यूटी भर के उसमें वो कंटेनर रिलीज करके आपके पास फैक्ट्री में पहुंच जाता है। डिटेंशन और डैमेज न लगने के लिए आपको सीएचए के पास आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। जो चाइना से इंपोर्ट होने वाला गुड्स रहता है उसमें कुछ ड्यूटी लगती है, जो मिनिमम लगती है 10% से 30% तक उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसके साथ में प्लस जीएसटी 18% लगता है। तो इसमें इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे इतनी बेसिक ड्यूटी उसमें लगती है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, चाइना से इंपोर्ट करते हो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी मिलती है। दोस्तों चाइना से इंपोर्ट करना कंपटीशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना में, लेकिन सही प्रोडक्ट अगर आप चुनते हो तो उसमें 20% से 100% उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अगर आप बल्क में अगर उसमें गुड्स मंगाते हो तो आपको और प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए आप सही प्रोडक्ट चुनना बहुत जरूरी है। चाइना से मिनिमम 20% तो मार्जिन मिलती है, लेकिन आप सही प्रोडक्ट उसमें चुनते हो तो उसमें आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन भी मिलती है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन बाहर कहाँ मिलेगा, तो बाहर ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि अलीबाबा पोर्टल है, ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, और B2B है, इंडियन एमबीसी है। सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो उनको भी आप लिस्ट निकाल सकते हो। उसी के साथ में आपको सबसे भरोसेमंद जो साइट है madeinchina.com, इन वेबसाइट पे जाके यहाँ पे भी आपको बायर मिलता है। दोस्तों जब भी आप बायर सेलेक्ट करते हो तो बायर को, सही बायर को पहचानने के लिए आपको ECG पोर्टल पे जाके उनका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। फ्रॉड बायर से कैसा पहचानना चाहिए, जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे बायर मिलते हैं तो पहले उनका ECGC क्रेडिट रिपोर्ट आपको पहले चेक करना चाहिए। अगर रेट से ज्यादा सस्ते में अगर वो आपको माल दे रहा है तो समझ लो कि वो फ्रॉड करने के चक्कर में, इसीलिए आपको ECG की रिपोर्ट पे उसका क्रेडिट रिपोर्ट या उसका प्रोफाइल चेक करना चाहिए। दोस्तों आपके मन में अभी सवाल होगा कि इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन पेमेंट जो सप्लायर है उनको कैसा देना चाहिए। तो 100% कभी भी आपको बायर को पेमेंट नहीं देना चाहिए। जो आपका सप्लायर है तो उनको आपको 100% आपको पेमेंट नहीं देना चाहिए। अगर एडवांस में अगर 100% पेमेंट देंगे तो अगर गुड्स नहीं आए तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको LC में पेमेंट देना चाहिए। LC में लेटर ऑफ क्रेडिट में, उसमें भी आपको 30% एडवांस और 70% LC में पेमेंट लेना चाहिए। अगर बायर बोल रहा है कि हमको एडवांस में ही पेमेंट चाहिए 100%, तो उसको मना कर देना चाहिए। वैसा नहीं है तो आप 30% एडवांस और 70% कॉपी ऑफ बिल के अगेन देना चाहिए। अगर कॉपी ऑफ बिल्स के अगेन में देते तो सेल्फ पेमेंट माना जाता है। इसलिए आपको जब भी अगर आप नए इंपोर्टर हो या नया इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो 100% पेमेंट में आप एडवांस में पेमेंट ना करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। दोस्तों सच कहूं तो इंपोर्ट करना आसान भी नहीं है और जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको सही गाइडेंस और सही नॉलेज का अगर पता है इंपोर्ट का, लाखों का प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें रिस्क तो है, क्योंकि इसमें माल टूटने का, माल का डैमेज होने का, माल को खराब होने का बहुत चांसेस रहता है। कभी उसमें ड्यूटी बढ़ जाती है जब तक यहाँ गुड्स आता है, इसमें रिस्क तो है। लेकिन आप सही साइकिलिंग के साथ में अगर काम करते हैं तो इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो। इसलिए आपको सही गाइडेंस की, सही नॉलेज की बहुत सारी जरूरत रहती है। आपके मन में सवाल होगा दोस्तों कि कौन कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों इसको ज्यादा बड़ा ऑफिस की जरूरत नहीं रहती है, बस बेसिक टाइप फर्म चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो मैंने बताया है। अगर आप स्टूडेंट है, किसान है या ट्रेडर्स है तो आप आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाने में प्रॉब्लम आता है तो हमको आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। दोस्तों जब इंपोर्ट करते हो तो माल खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको माल खराब होने से कैसे बचना चाहिए। जैसे कि आपको जो मरीन इंश्योरेंस रहता है वो निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खराब होता है तो वो कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम करके देती है। इसलिए जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो तो आपको पहले इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो भी नुकसान होता है तो वो कंपनी कवर करके देती है। दोस्तों ये था चाइना से इंपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगता है और प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,